डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द ट्रीज क्लास 10th की एनसीईआरटी जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी दी है उसकी एक पोएम है जिसका नाम है द ट्रीज। द ट्रीज के बारे में स्टडी करते समय चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो द ट्रीज लिखा हुआ है इसे कंपोज किया एड्रेनी रिच ने। एड्रेनी रिच जो रही हैं वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट रही हैं। इनकी पोएम लगभग मान के चलिए एड्रेनी रिच की एक पोएम आपको 12 में भी मिलेगी, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो आंट जेनिफर के नाम से मिलेगी। और ये बहुत बड़ी फेमिनिस्ट रही हैं और बड़ी क्या बहुत ही एक्टिव फेमिनिज्म रहा इनका। बहुत ही एक्टिवली महिला जितने भी विमेन मूवमेंट्स होते थे उनमें एक्टिवली रोल प्ले करती थी ये। और ये इन्होंने 1966 में कंपोज करी थी और जिस बुक से इस पोएम को लिया गया है उसका नाम है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ट्रीज़ को यहाँ दो तरीके से देखना है, क्योंकि अब अगर आप सीबीएसई के हिसाब से देखें तो ये कहती है ये इको फेमिनिज्म है। मतलब इसको दो एंगल से आपको पढ़ना होगा। एक तो इकोलॉजिकल वे में देखना होगा, यानी ट्री को ट्री मान करके देखना होगा, और दूसरा आपको देखना होगा फेमिनिज्म यानी विमेनहुड से देखना होगा। क्योंकि ये चूँकि फेमिनिस्ट रही हैं तो अब ये अगर सुपरफिशियल लेवल पे देखेंगे तो सुपरफिशियल लेवल पे तो ये फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आएगी, लेकिन अगर डीपर लेवल पे जाएंगे तो आपको दिखेगी कि नहीं, ये विमेनहुड को भी बताती। लेकिन अब आप देखिए जितने अब तक क्वेश्चन सीबीएसई ने उठाए हैं और सीबीएसई ने जो अपने खुद के अपने क्वेश्चन बैंक में जो या सीबीएसई के जो क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आए हैं अब तक, चाहे 2022 का एक सैम्पल पेपर आया था उसमें भी इन्होंने फॉरेस्ट को ज़्यादा टच किया है, विमेनहुड को बहुत डीपर लेवल पे लिया है। नॉर्मली जितनी जनरली क्वेश्चंस बने हैं वो आपके फॉरेस्ट के ही उसमें आए हैं। लेकिन हम इसे दोनों एंगल से देखेंगे, जहाँ पर ये फॉरेस्ट और विमेनहुड दोनों को टच करती हुई चलेगी तो दोनों को समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये आप दिमाग में रख लीजिए, दोनों एंगल से पढ़ना है इसको। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या ये पॉसिबिलिटी है? अब इसका मतलब हुआ कि क्या कोई फॉरेस्ट बिना ट्री के हो सकता है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अब इसमें अगर देखें तो ट्रीज़ को इनसाइड माना गया। यहाँ भी ट्रीज़ को वुमेन से किया गया, कंपेयर किया गया। तो ट्रीज़ क्या है? स्टैंड होती हैं एक जगह पे, कॉन्स्टेंट होते हैं और इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। तो यहाँ ट्रीज़ को इसलिए किया गया क्योंकि इनको कन्फाइंड माना गया है। क्या माना गया है? कि ये कन्फाइंड है, मतलब एक जगह पर एक तरीके से देखा जाए तो इनको बंद करके रखा गया है, तो ये कोई मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। लेकिन यहाँ पे ट्री मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि वीमेन मूवमेंट हुआ था। और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो वीमेन हैं अपने राइट्स की डिमांड के लिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ था। क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि सोसाइटी जैसे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जल्दी यानी फीमेल को अपना वो राइट्स, अपने वो जो उनका डिग्निटी है उसको देने में काफ़ी दिनों तक इक्वलिटी लाने में एग्री नहीं हुआ था। तो वीमेन का माना जाता है कि इन्होंने ज़्यादा कई वीमेन एक तरीके से वीमेन मूवमेंट आए जिसमें ये देखा गया कि इन लोगों ने स्ट्रगल किया। और दूसरा ये देखा जाए कि अगर जंगलों के कटने की बात देखी जाए तो अब देखें, अगर जो ह्यूमन बीइंग ने ट्रीज़ को इनसाइड किया हुआ है, ट्रीज़ को अपने मकान के अंदर और बाउंड्री के अंदर ला दिया है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये हाउस है और इसके अंदर ट्रीज़ हैं तो ये जो इनका नेचर है फॉरेस्ट से कनेक्ट होने का, ये नहीं कर पाते हैं। तो नेचर के पार्ट होने से मना करते हैं क्योंकि ये नेचर का पार्ट बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि ट्रीज़ की क्वालिटी क्या है? जब ये अपने लोगों में रहना पसंद करें, और जैसे हम लोग अपने लोगों में रहना पसंद करते हैं उसी तरीके से ये अपने लोगों में रहना पसंद करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? तो आप कहेंगे नो। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे? क्वेश्चन ये है कि इस पोएम में ट्रीज़ हैं कहाँ, और इसका मतलब ट्रीज़ कहाँ है, और ये आपको देखते हुए पोएम को आगे बढ़ाना है। और आंसर आपको एंड वेयर डू दे गो,
और ये कहाँ के लिए मूवमेंट करते हैं, कहाँ के लिए जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? तो शुरुआत करते हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब देखिए द ट्रीज इनसाइड, अब एक चीज़ पता चल गया कि कहाँ पे है, इनसाइड है। अब ट्रीज़ को अगर वीमेन मान लें तो महिलाएं इस समय कन्फाइंड हैं, और अगर देखें तो ट्रीज़ को जो इनका नेचुरल स्टेट है, हैबिटेट है, वहाँ से हटा करके कहाँ किया गया, रूम यानी हाउस के अंदर कर लिया गया है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द, ये फॉरेस्ट को क्या है, ये फॉरेस्ट कहा जाता है कि ये वुमेनहुड का फॉरेस्ट है, वुमेनहुड का फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऑफ वुमेनहुड है। तो ये वहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब जो इनको चाहिए, यानी जो इक्वलिटी, जो राइट्स चाहिए, वो ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ट्रीज़ को देखा जाए तो ट्रीज़ कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, अब ये ऑल दीज डेज एम्प्टी था, मतलब कि ये हालांकि पॉसिबल तो नज़र नहीं आता, बट ये है कि एम्प्टी था। मतलब अब यहाँ एम्प्टी का क्या मतलब मान सकते हैं कि लाइफलेस, मतलब देखा जाए अगर जहाँ फॉरेस्ट नहीं होंगे वहाँ क्या होगा, लाइफ होगी, कोई चांस ही नहीं होता। तो ये जो दीज डेज जो ये फॉरेस्ट है, यानी जो वुमेनहुड का एरिया अपना फॉरेस्ट है, इसमें इनको राइट्स नहीं मिले हैं, तो वहाँ पर तो कोई इनकी लाइफ ही नहीं है। तो जब ये यहाँ से मूव करके जाएंगी, अपने उस राइट्स को, इक्वलिटी को गेन करेंगी, तो वहाँ एम्प्टी नहीं रह जाएगा, बल्कि फुल ऑफ लाइफ हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट का ना होना लाइफ का ना होने के बराबर है। तो ये मूव करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि दीज डेज, इन दिनों क्या है कि फॉरेस्ट एम्प्टी थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, अगर आप देखें इसे ट्रीज़ के लहजे से, ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ट्रीज़ हमेशा बेनोवलेंस का सिंबल रहा है। मतलब ट्रीज़ अपने आप में कुछ उसको चाहिए नहीं, ट्रीज़ हमेशा आज तक शेल्टर यानी शेड, ऊपर से इनकी चाहे आप देखें तो इनकी वुड भी काम आ जाती है, इनके फ्रूट्स भी काम आ जाते हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमेशा बेनोवलेंस के सिंबल रहे हैं, हमेशा ये परोपकार की ही जीवन जीते हैं, परोपकार का ही जीवन जीते रहे हैं। तो अब जब ये वहाँ नहीं है तो ये देखिए नो बर्ड, यानी ये हमेशा चाहते कि मेरा यूज़ हो। तो जब ये फॉरेस्ट में है नहीं तो बर्ड क्या करेगी, सिट नहीं कर सकती। दूसरा, फॉरेस्ट एक दिखने में लगता है कि फॉरेस्ट अकेला, बट एक्चुअली फॉरेस्ट अकेला नहीं होता, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट शेल्टर लेते हैं। अब जब फॉरेस्ट ही नहीं है तो कोई बर्ड सिट नहीं कर सकती, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकता। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और जब सन भी अपनी रेज को रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ से डाउनफॉल करता है, तो आ करके कहीं ना कहीं वो शेल्टर लेता है। यानी मानते हैं कि सन और ट्रीज़ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है? क्योंकि इकोलॉजिकल वे में देखें तो कहीं ना कहीं एवापोरेशन के लिए ट्रीज़ का, फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रीज़ और सन का मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब है नहीं तो ये भी अपने आप को ला करके प्लेस नहीं कर पा रहा है। यानी सन की भी जो यूज़फुलनेस है वो धीरे धीरे क्या है, वो उस लेवल पे नहीं है। क्योंकि सन का भी मकसद क्या है, सन का भी मकसद, क्योंकि नेचर में जो चीज़ें ऐसी हैं वो हमेशा बेनेवलेंस के लिए हैं, वो हमेशा दूसरे को, जैसे नदियाँ हैं वो पानी देती हैं, जीवन देती हैं, ऐसे सन है, सन भी लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से ये सब आपस में ये सब कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। नो सन बरी इट्स अ फीट इन द शैडो, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ये जो फॉरेस्ट अभी तक क्या था, एम्प्टी था, क्या हो जाएगा, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग तक क्या हो जाएंगे, फुल ऑफ ट्रीज हो जाएंगे, यानी यहाँ पर लाइफ हो जाएगी। और पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो मूवमेंट चल रहा है ये सी चेंज मूवमेंट है, एंटायर नाइट में देखिए तो अगर बीमेन के रूप में अगर इसको आप देखें, बीमेन के तौर पे देखें तो बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। अगर बीमेन को ही देखें तो इतना मतलब ट्रीज़ है, ट्रीज़ का मतलब प्लूरल में है, यानी महिलाएं अब मूवमेंट में हैं, अपने राइट्स के लिए, अपनी इक्वलिटी के लिए मूव ऑन हो चुकी हैं। और अगर इसको ट्रीज़ के हिसाब से देखें तो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए देखें तो ट्रीज़ को कट किया गया, डिफॉरेस्ट किया गया। तो अब ये क्या हो रहा है कि ट्रीज़ खुद, हालांकि आपको इमेज कहते हैं ना, यहाँ पे इमेजरी है, इमेजरी का मतलब आपको इमेजिन करना होगा, ट्रीज़ कभी मूवमेंट नहीं करते, बट आपको कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिन करना पड़ेगा। विल बी फुल ऑफ टीयर्स बाय मॉर्निंग, तो अब पोएटिस कह रही हैं कि क्या है, अब ये सुबह होते तक क्या हो जाएंगे, ये जो जंगल है ना फुल ऑफ ट्रीज़ हो जाएंगे। हालांकि ये पोएम में कुछ और भी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सिंटैक्स लेस पोएम है,
सिंटैक्सलेस का मतलब होता है जहाँ पे पर्टिकुलर रूल अप्लाई किया जाए, सच मतलब सिंटैक्स कहता है कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में वर्ड्स का सही अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन एड्रेनी रिच ने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ जैसे इन अ स्काई, आई स्काई यूज़ ही नहीं होता है क्योंकि स्काई के पहले द यूज़ होता है, लेकिन इनका अपना एक अलग दुनिया है, वो भी है, तो आई स्काई यूज़ कर देना, ये सब चीज़ें इन्होंने किया हुआ है। हालांकि पोएम में कोई सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है क्योंकि पोएम एक ऐसी चीज़ है इसमें आपको ग्रामर को जो देख करके पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें कनेक्टिविटी होती है, उसमें इमेजरी होती है, तो आप ग्रामर को जोड़ करके उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पोएम को नहीं पढ़ सकते। लेकिन कुछ जगहों पे दिक्कत बनती है, जैसे आई स्काई आने पर कहीं से फिट नहीं होता, लेकिन इसे माना जाता है कि द स्काई है वो। अब आपने देखा कि ये वाला स्टैंजा ये बताया, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी किया गया कि नो सन बरी इट्स अ फीट इन द शैडो, तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा अनाफोरा भी देखने को मिला है, नो नो ये सब देखने को मिले हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको। अब देखते हैं इस स्टैंजा में स्ट्रगल शुरू हो गया है, मोमेंट हो रहा है और स्ट्रगल शुरू हो चुका है। स्ट्रगल वो भी किस लेवल का स्ट्रगल हो रहा है, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कह रहा है ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा, क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर, मतलब ये कह रहा है कि ये जो बरामदे की फ्लोर है इसमें जो क्रैक्स हैं, अब ये बरामदे की फ्लोर को भी कहा गया कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की फ्लोर है, ये बहुत हार्ड है, उसमें जो क्रैक्स हैं उनमें से अपने आप को डिसएंगेज मतलब क्या करना, अपने आप को सेपरेट करना, अलग करना। ये चीज़ कह रहा है कि ऑल नाइट्स द रूट वर्क, पूरी रात रूट्स जो है काम करती हैं, रूट्स जो है वो काम करती हैं। अब रूट्स कौन है, अब जो खास इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो रूट्स का काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पिवोटल रोल प्ले करते हैं। तो डिसएंगेज मीन्स अपने आप को सेपरेट करना, कहाँ से, क्रैक्स ऑफ बरामदा फ्लोर। तो ये जो बरामदा है, अब वो बरामदा फ्लोर इतना, उसमें जो क्रैक्स है, दरारें हैं, उनमें से रूट्स अपने आप को डिसएंगेज यानी सेपरेट करने की कोशिश कर रही हैं, डिस्कनेक्ट करने की, अपने आप को बाहर लाने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, अब ये जो पत्तियां हैं ये कहाँ की तरफ, स्ट्रेन मीन्स एफर्ट ले रही हैं, प्रेशर ले रही हैं, तनाव ले रही हैं, कहाँ की तरफ, ग्लास की तरफ भाग रही हैं। अब ये ग्लास भी पैट्रियार्कल सोसाइटी बताया गया है कि ये ग्लास भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो ये लीव्स भी अपनी वर्कआउट कर रही है, इसमें देखिए सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है, एक ऐसा मतलब एंटायर विमेन में जितनी भी जैसे भी हैं सब मिल करके एक मतलब बहुत ही यूनाइटेड होकर के एफर्ट कर रही हैं। लीव्स काम कर रही है, रूट्स काम कर रही हैं, और देखा जाए तो ये नॉर्मल स्ट्रगल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल है ये, क्योंकि देखिए क्रैक्स ऑफ बरांडा से रूट्स अपने आप को डिसएंगेज कर रही है, लीव्स ग्लास की तरफ, स्मॉल ट्विग्स छोटी छोटी डालियाँ, छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं स्मॉल ट्विग्स, ये स्टिफ हो गई, हार्ड हो गई हैं, किससे, एक्सर्सन से। एक्सर्सन मीन्स वर्क यानी मेहनत। अब ये परिश्रम से, मेहनत की वजह से इनमें टफनेस आई, स्टिफ हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बाउड की जो बड़ी बड़ी डालियाँ ना क्रैम्ड हो गई एक दूसरे के ऊपर ऐसे ट्विस्टेड होते हुए, लॉन्ग क्रैम्ड बाउस शफलिंग अंडर द रूफ, ये सफलिंग कर रहे हैं। सफलिंग मतलब घिसटते हुए चलना, जैसे आप पैरों को सफल करते हैं तो एक आवाज़ सी आती है, तो ये सफलिंग करते हुए अंडर द रूफ देख रहे हैं आप, बाउस, ट्विग्स, लीव्स, रूट्स, ये सब जो है अंडर द रूफ, ये सब मेहनत कर रही हैं और ये सफलिंग कर रही हैं लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अब इसे दो तरीके से देखें तो अब ये जो ट्रीज़ हैं यानी जो वीमेन हैं घरों के अंदर, एक तरीके से क्या है, पेशेंट, लेकिन कैसी, डिस्चार्ज है। तो इसको कहा गया कि या तो ये हील्ड हो चुकी हैं, रिकवर हो चुकी हैं, और या तो अब उसमें लाइक न्यूली डिस्चार्ज, जैसे कोई पेशेंट डिस्चार्ज होके बाहर आता है तो उस समय उसकी जो स्टेट होती है, जो कंडीशन होती है, हाफ डेज्ड, बिल्कुल बिविल्डर्ड, हक्का बक्का, शॉक्ड, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। तो ये जो क्लिनिक डोर है, अब आप समझिए ये क्लिनिक डोर माना गया है, तो ये घरों में से बाहर निकल रही हैं, तो घर के दरवाजे को क्लिनिक डोर माना गया है।
मतलब ये तरीके से कहा जाए कि ये अपने आप में हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल, अब इनको किस तरीके से माना जाए कि क्लिनिक डोर क्यों माना जाएगा, क्योंकि अब अगर इसका दूसरा सेंस निकाले तो कुछ ऐसे निकलेगा, या तो ये हॉस्पिटलाइज थी, हील्ड हो चुकी हैं, रिकवर्ड हो चुकी हैं, उसके बाद बाहर आ रही हैं, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप देखें, अगर ये हीलिंग के लिए अपने आप को रही हो, लेकिन ये कंपेयर किया गया है, इसको बहुत रियलिटी में नहीं लेना है, ये कंपेयर किया गया है किसको, ये जो पेड़ हैं उनको कहा गया इस समय इनकी सिचुएशन उसी के जैसी है, मतलब न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के जैसी है। मतलब कि अब वो रिकवर हो चुकी हैं, अपने अंदर फीलिंग्स आ चुकी है कि मुझे राइट चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, अपना हक मुझे चाहिए। तो मतलब बिल्कुल उनसे कंपेयर किया गया, ये नहीं किया गया घर जो हॉस्पिटल है, ये कंपेयर किया गया सिमिली का यूज़ करके, लाइक, समझे आप। तो जैसे डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं, हील्ड हो चुके होते हैं, बड़े जोश में कि मैं ठीक हो गया हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, तो अब ये सब भी अपने आप में डिस्चार्ज पेशेंट के जैसे हैं, क्लिनिक डोर से बाहर निकलते हैं, उसे कंपेयर किया गया है। आई सिट इनसाइड डोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आई सिट इनसाइड, एड्रेनी रिच करें, आई सिट इनसाइड। इनसाइड का मतलब ए बी कन्फाइंड है, मतलब विमेन है, ए बी अंदर ही है। डोर्स ओपन टू बरामदा, हालांकि इनके दरवाजे ओपन है, बैठी तो है अंदर। डोर्स ओपन टू बरामदा, बरामदे की तरफ इनका दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से सारी एक्टिविटीज़ को, यानी ऑब्जर्वेशन वहाँ से हो रहा है, पूरी चीज़ें दिख रही हैं किस तरीके से ट्रेज काम कर रहे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ये लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, काफ़ी लंबे लंबे पत्र लिख रही हैं, हालांकि ये नहीं पता है कि किसको लिख रही हैं, ये किसी को नहीं पता है। ये लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, और लेटर्स लिख रही हैं तो मतलब अब प्लूरल में जा रहा था, इसका मतलब कुछ ऐसा इनका भी रोल है, ये जो मतलब कई लोगों को पत्र लिख रही होंगी। तो इन्होंने बताया कि राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, मतलब इसमें मैं इसमें लिखा कि इन विच आई स्केर्सली मेंशन। अब ये जो लेटर्स हैं जो लिख रही हैं, इसमें कह रहे हैं कि मैं मेंशन नहीं करूँगी, क्या चीज़ नहीं मेंशन करूँगी मैं, ये जो डिपार्चर है, यानी जो मूवमेंट हो रहा है, जो डिपार्चर है, जिसको आप मूवमेंट कहेंगे, यानी इसको आप जो फ्रीडम कहेंगे आप, तो ये जो यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, इसको ये नहीं मेंशन करेंगी, बताएंगी नहीं, क्योंकि ये नहीं बताना चाह रही है कि ट्रीज़ जो है अब किस तरीके से बाहर निकल रहा है, इस मूवमेंट को सीक्रेट रखना चाहती हैं वो। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी जो कन्फाइनमेंट हुआ उससे बाहर आ रही है। द नाइट इज़ फ्रेश, तो अब ये रात कैसी है, फ्रेश है, मतलब नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स, और जो चंद्रमा है इस समय पूर्णिमा का है, यानी फुल मून है, शाइनिंग कर रहा है इन अ स्काई स्टिल ओपन, और शांत आकाश पूरी तरीके से खुला हुआ है, ओपन है, वो भी शांत है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। तो जब ये मूवमेंट हो रहा है तो इसमें जो इस लीव्स की स्मेल है, लाइकेन की स्मेल है, इनकी जो स्मेल है, अब चूँकि ये किसके जा रहा है, फिर एक यहाँ कंपैरिजन हुआ है सिमिली से, जैसे वॉइस इनटू द रूम होती है तो वॉइस कभी भी आपको दिखाई नहीं पड़ती, एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसी तरीके से जो स्मेल है लीव्स पत्तियों की, और लाइकेन जो शैवाल होता है, जिनको आप एल्गी बोलते हैं, इनकी जो स्मेल है वो पहुंच रही है, बिल्कुल किससे कंपेयर कर दिया है, ये कंपेयर किया आपका उससे, क्या कहते हैं, वॉइस इनटू द रूम से। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं, अब चूँकि ट्रीज़ वगैरह क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ में ये है कि फुल ऑफ विस्पर्स। अब ट्रीज़ जब आपस में चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उन मूवमेंट से फुसफुसाहट की आवाज़ भी आ रही, ट्रीज़ आपस में बातें। अब विस्परिंग साउंड क्या होता है, मतलब लो मर्मरिंग साउंड होता है, बहुत ज़्यादा ऑडिबल नहीं होता, और ये नेगेटिविटी का भी सिंबल है, यहाँ पर नेगेटिविटी भी है, समझ रहा, नेगेटिविटी का सिंबल है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये अपनी उस जगह पर चले जाएंगे पेड़। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब ये ग्लास टूट रहा है,
ग्लास को भी बताया गया कि ये पैट्रियार्कल है। क्या है? पैट्रियार्कल है। ये ग्लास टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। अब देखिए कितना स्ट्रगल है कि ये लड़खड़ाते हुए चल रही हैं इनटू द नाइट। रात में ये लोग, मतलब इतना इन लोगों ने स्ट्रगल किया हुआ है, इतना एक्सर्शन किया हुआ है कि छोटा मोटा ये स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि ट्रीज उस स्ट्रगल की वजह से क्या हो चुकी हैं, लड़खड़ा रही हैं और वो आगे बढ़ती है। लेकिन कहाँ? रात में। विंड्स रश टू मीट देम। और ये जो हवाएं हैं जो फ्रीडम में हैं, यानी ऐसी वुमेन जो बाहर है, फ्रीडम ऑब्टेन कर चुकी हैं, अवेल कर चुकी हैं, टू मीट देम। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। और अब क्या हो रहा है कि जो ट्रीज़ हैं ये चल रही हैं, और ट्रीज़ के चलने की वजह से भी ट्रीज़ हैं और यहाँ मून है, तो इसके जो लीव्स हैं तो ये मून पूरा नहीं दिखेगा, ब्रोकन दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये हुआ कि द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो मून को अब कहाँ से? इट्स अ पीसेस फ्लैशेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। टॉलेस्ट ओक, ओक जो है टॉलेस्ट है, यानी ओक क्या है? एक टॉलेस्ट ट्री होता है, और इसके ऊपर जो मून है, जो क्राउन है, इस समय ताजपोशी हो चुकी है। अब ये नीचे से अगर आप देखेंगे, पेड़ के नीचे से, किसके? ओक ट्री के नीचे से देखेंगे तो आपको मून कैसा दिखेगा? मून आपका ब्रोकन दिखेगा। उसके जो पीसेस हैं, उसके जो टुकड़े हैं, वो फ्लैशिंग कर रहे हैं। कहाँ? फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्रीज। यानी अब जो ओक ट्री है, इसके ताज के तौर पे, उसके मुकुट के जैसे अब ये चांद फ्लैशिंग कर रहा है। लेकिन वो चूँकि नीचे से देखने पर वो कई टुकड़ों में बटा हुआ नज़र आता है, लेकिन ये जो टॉलेस्ट ओक है और ऊपर इसके ताजपोशी हो गई है, ये सिंबल है कि वीमेन ने अपने हक को हासिल कर लिया है और पैट्रियार्कल सोसाइटी को डिफीट कर दिया है। तो ये है ये पोएम का पूरा एसेंस है, जिसको दोनों तरीके से आपको समझना है। कुछ जगहों पर आप देखेंगे, वैसे जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनमें से 90% क्वेश्चंस आपके फॉरेस्ट से ही टच करते हैं, लेकिन बहुत डीपर लेवल पे जाएंगे तब जा कर के आपको इसको वीमेन से कंपेयर करना होगा। नहीं तो इवन क्वेश्चन बैंक तक में ये क्वेश्चंस जो है फॉरेस्ट को लेके चलते हैं। तो अगर आप बोर्ड में आंसर करते हैं, तो अगर आप इनको फॉरेस्ट के जैसे ही कंपेयर कर लेते हैं कि सारी जगहों पे डिफॉरेस्टेशन, आजकल ह्यूमन बीइंग ने ट्रीज़ को कन्फाइन कर रखा है, अपने घरों में बंद कर रखा है। ये ट्रीज़ भी नेचर का एक पार्ट है, लेकिन जब घर में बंद है तो नेचर का पार्ट हो ही नहीं सकते। तो ट्रीज़ को अपनी जगह वापस जाना होगा, और ये काम ट्रीज़ खुद कर रहे हैं। तो देखेंगे किस तरीके से ट्रीज़ स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को ले जा करके उस फॉरेस्ट से कनेक्ट कर देते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट से अपने आप को मिला देते हैं। लेकिन बहुत डीपर लेवल पे जाएंगे तो इसे आपको वेमेनहुड यानी फेमिनिज्म से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी आपसे कनेक्ट किया गया, देखा आपने कि इसमें बहुत जगहों पे कनेक्ट किया गया किस तरीके से। ये बात सच है कि वीमेन को अपने राइट्स, अपनी इक्वलिटी इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपने हक को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जिसमें वीमेन का बड़ा रोल रहा, जिसमें रूट्स का मतलब है, मतलब बहुत हर तरीके की वीमेन इसमें काम करी है। मतलब सारी वीमेन यूनाइटेड होकर के अपने उस चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करी है। छोटा मोटा स्ट्रगल भी नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। इसमें इमेजरी भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। आप देखें तो ट्रीज़ पूरी तरीके से सिंबॉलिकल मेटाफर है, एकदम पूरी तरीके से ट्रीज़ नहीं जाती, बल्कि वो अगर डीपर लेवल पे देखें तो वीमेन है वो। इसी तरीके से आप हर स्टैंजा में आप देखते जाएंगे तो ये ग्लास पैट्रियार्कल सोसाइटी है, स्ट्रगल है। इसी तरीके से पूरी पोएम दोनों एंगल से टच करती है। अगर आप दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं अगर आप फॉरेस्ट के ही हिसाब से लेके चल पाते हैं तो फॉरेस्ट के हिसाब से ही लेके चलिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पोएम बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक तरीके से डिटेल बता देंगे फॉरेस्ट को लेकर के ही तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर्स होते हैं वो दोनों एंगल से पढ़ाते हैं और दोनों ही एंगल को समझते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो अगर मान लीजिए एक ही एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो भी उसमें मार्क्स आपको मिलते हैं, क्योंकि CBSE ने कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसमें जो उनके मार्किंग स्कीम के जो आंसर्स हैं वो भी लगभग 70-80% फॉरेस्ट को टच करते हैं। लेकिन बहुत डीप में जाएंगे तो आपको ये वीमेनहुड को टच करता हुआ नज़र आएगा। बाकी आप इसको 1-2 बार देखिएगा
आप समझेंगे भी इसको, तो एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी एक नए चैप्टर के साथ।